क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। ये हमारे सिलेबस में आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम में ये हमारे चैप्टर है। ये है अंक 3 अंक का चैप्टर है और 3 ही एक नंबर के इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा इंग्लिश टर्म है इसकी इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा से अभिप्राय है कि मनुष्य या जीवों में बाहरी वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों से या रोगाणुओं के प्रति लड़ने की जो क्षमता है, यानी शरीर को सुरक्षा प्रदान करने की जो क्षमता है, वो क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा। हम देखते हैं कि हम सुबह से शाम तक बहुत से वातावरण में उपस्थित बहुत से जीवाणुओं के, सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं। वायरस है, प्रोटोजोआ से संबंधित हैं, बहुत से सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम पूरे वर्ष या हमेशा ही बीमार रहते हैं। ऐसा महसूस किया आपने? हाँ, उस समय बीमारी मनुष्य पर हावी जब हो जाती है कि मनुष्य की जो विल पावर यानी प्रतिरक्षा तंत्र है, जो मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र है, वो कोशिश करता है हमारे बाहरी रोगाणुओं से लड़ने की। और जब तक उसमें अंदर हमारी कोशिकाओं में एक क्षमता है, हमारे जैसे हमने बात की है कि हमारा रक्त है, रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं देखी थी हमने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी हमारे हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी है, इससे हम क्या कहते हैं? इसे शरीर की सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। यानी ये क्या करती है? जैसे सैनिक है वो अपने अपने देश की बॉर्डर पर उस देश की सुरक्षा का कार्य करता है, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का कार्य हमारे शरीर में कोशिकाओं को या शरीर के सभी अंगों को बाहरी रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। अब ये डब्ल्यूबीसी है, इसी के अंदर इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं कि इसमें लिम्फोसाइट्स भी आते हैं। ये नाम आएंगे आगे इसी में चैप्टर में। लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स भी होता है, टी लिम्फोसाइट्स भी है, और एक होता है इसमें प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। और इसी में पाई जाती हैं मोनोसाइट्स, भक्षकाणु कोशिकाएं। भक्षकाणु कोशिकाएं हमारे क्या है कि कोशिकाएं हैं वो शरीर के अंदर, जब कोशिकाएं हैं बहुत एज कोशिकाओं यानी बहुत टाइम हो जाता है तो कोशिकाएं क्या है? पुरानी कोशिकाएं मृत होती रहती है और नई कोशिकाएं वो जनरेट होती रहती है। तो ये भक्षकाणु मैक्रोफेज ऐसे सेल्स हैं जो क्या करते हैं कि अगर हमारे भोजन के साथ या किसी भी माध्यम से अगर कोई जीवाणु भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इनका पहला काम है ये तुरंत एक्टिव होकर उस जीवाणु को क्या करती हैं? ये नष्ट करती हैं। या शरीर में कोई डेड सेल्स हैं तो उनको भी ये क्या करती है? भक्षण कर लेती है, उनका पाचन कर देती हैं। तो ये हमारे क्या है? जो रक्त हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, ये क्या करती हैं? इसमें से मुख्य कौन सी है? डब्ल्यूबीसी, जो हमारे शरीर की क्या है? सैनिक कोशिकाएं। और ये हमारे शरीर की बाहरी रोगाणुओं से, रोगाणुओं में सभी आ जाते हैं, जीवाणु हैं, कवक है, वायरस है, इनसे क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है एक लिमिट तक। और अगर ये धीरे धीरे ये इनकी अगर क्षमता कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा रोगाणु है, उनका संक्रमण बहुत हावी हो रहा है, तो उस समय हमें क्या है? डॉक्टर की आवश्यकता होती है और हमें उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अब ये सारी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा है वो डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे कुछ व्यक्ति है, कुछ बच्चे हैं बहुत कम बीमार होते हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं, यानी महीने में 3 बार 4 बार सर्दी जुकाम ऐसी बीमारियां उन्हें लगी रहती हैं। यानी उनका जो प्रतिरक्षा सिस्टम है वो क्या है? बहुत ही कमज़ोर है। उन्हें क्या है? जो प्रतिरक्षी यानी बाहर से इंजेक्शन है, दवाइयों के द्वारा उसका क्या करना पड़ता है? उन्हें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब ये प्रतिरक्षा है, इसके प्रकार भी क्या होंगे? ऐसी प्रतिरक्षा भी होती है जो शिशु या नवजात शिशु या बच्चे को जन्म से ही यानी उस आनुवंशिक उसके माता पिता से उसे प्राप्त होती है। प्राकृतिक या जन्मजात प्रतिरक्षा भी होती है।
एक होती है उपार्जित या विशिष्ट, जैसे डिप्थीरिया और टिटनेस है, ये जो रोग हैं इनके लिए क्या है, तैयार प्रतिरक्षी होता है एज ए इंजेक्शन के रूप में। ऐसी कंडीशन में डिप्थीरिया और टिटनेस के जो रोगी होते हैं उन्हें तुरंत उसका इंजेक्शन या प्रतिरक्षी उनकी बॉडी में इंजेक्ट करवाए जाते हैं और उनके शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। तो हम आगे इनके टाइप देखेंगे। प्रतिरक्षा के टाइप क्या होंगे, स्वाभाविक या प्राकृतिक, और एक क्या होगी उपार्जित, जो हम क्या है अपने जन्म होने के बाद अपने जो जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसी के अनुसार क्या करते हैं ये, और जैसे जैसे बीमारियों के संपर्क में आते हैं उसको उपार्जित करते हैं, और इसी का नाम क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरक्षा। अब इस प्रतिरक्षा का वर्गीकरण करने से पहले दो छोटे छोटे इसमें डेफिनेशंस हैं। जैसे एक तो बार बार नाम आएगा प्रतिजन, और एक हम सुनेंगे प्रतिरक्षी। इंग्लिश टर्म है इनकी एंटीजन, और ये है एंटीबॉडी। प्रतिजन ऐसे बाहरी रोगाणु या पदार्थ होते हैं, बाहरी रोगाणु या पदार्थ जिनका अणुभार क्या होता है 6000 डाल्टन। क्या होता है 6000 डाल्टन। ये क्या है हमारे प्रतिजन। और एक विशेष बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी बॉडी में प्रतिजन प्रवेश करेगा, जैसे ये हम बात करें ये बॉडी है, इसमें जैसे ही प्रतिजन प्रवेश करता है, इस प्रतिजन के द्वारा ही हमारी बॉडी में जो उपस्थित सेल्स हैं वो इससे मैसेज लेकर ही क्या निर्माण करती हैं, प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी हैं वो प्रतिजन के प्रवेश होने के बाद ही बनते हैं। और कई बार कुछ ऐसे रोग या बीमारियां भी हैं कि जिनके एक बार अगर बॉडी में प्रतिरक्षी बन जाते हैं, एक बार यदि बॉडी में प्रतिरक्षी बन जाते हैं और अगर वही बीमारी या रोग उस व्यक्ति को अगर दोबारा हो रहा है या संक्रमित हो गया है, तो जो पहले वाले जो बने हुए प्रतिरक्षी हैं उनमें स्मरण शक्ति रहती है और वो प्रतिरक्षी वापस एक्टिवेट भी होते हैं। तो ये है कि प्रतिजन प्रवेश करता है, उस दौरान क्या बनते हैं ये प्रतिरक्षी। अब प्रतिरक्षी क्या होता है, प्रतिरक्षी एक प्रकार का गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। प्रतिरक्षी क्या होते हैं, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होते हैं। और ये कब बनते हैं, ये प्लाज्मा कोशिकाओं से बनते हैं। किससे बनते हैं ये, प्लाज्मा कोशिकाओं से बनते हैं। और कब बनते हैं कि जब हमारे शरीर में प्रतिजन प्रवेश करता है, प्रतिजन प्रवेश करके क्या करेगा, बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है। जैसे ही बॉडी में प्रतिजन आता है ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट्स जो अभी देखा है ये WBC का टाइप है, इनको क्या करता है, क्रियाशील करता है। बी लिम्फोसाइट्स किसको एक्टिव करती हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं को, और प्लाज्मा कोशिकाओं से क्या बनता है, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये प्रतिरक्षी ही क्या कर देता है, जो प्रतिजन एज ए चाहे रोगाणु या रोग कारक ही है उसके अंदर आते ही वो एक्टिव होंगी ये सारी WBC सेल्स, उसी अब प्रतिजन को क्या करता है, ये प्रतिरक्षी क्या करेगा, उसके साथ जुड़कर इंटरेक्ट होकर उसको नष्ट कर देता है। तो ये दो टर्म्स हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी, यहाँ बार बार आगे आएंगी। फिर एक और बात है कि प्रतिजन, जैसे ये प्रतिजन है हमारे पास, प्रतिजन का ये भाग और ये हमारे पास जैसे प्रतिरक्षी बन गया उसका ये भाग, तो प्रतिजन का भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है, प्रतिजन का ऐसा भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है क्या कहलाता है, एपिटोप। और प्रतिरक्षी का भाग जो प्रतिजन से जुड़ता है वो क्या कहलाता है, पैराटोप। एपिटोप और पैराटोप। तो ये आप एक बार फिर से देखिए कि जब भी बॉडी में प्रतिजन प्रवेश करेगा, इसे एक बार फिर से हम इस प्रकार देखते हैं। जैसे हम ये कोई बॉडी है, ह्यूमन बॉडी किसकी बात करते हैं, इसमें क्या प्रवेश हुआ, प्रतिजन। प्रतिजन कोई बाहरी रोगाणु पदार्थ होगा, प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है, लेकिन इसका अणुभार क्या होता है, 6000 डाल्टन। जब ये प्रतिजन प्रवेश करेगा तो इस बॉडी में क्या होंगी, यहाँ WBC में उपस्थित बी लिम्फोसाइट्स एक्टिव होंगी। बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगी, प्लाज्मा सेल्स को क्या करेंगी, एक्टिव करेंगी। प्लाज्मा सेल्स किसका निर्माण करेंगी, प्रतिरक्षी
रक्षी। और प्रतिरक्षी क्या करेगा, इसी बाहर से आए हुए प्रतिजन के साथ क्या होती है, ये क्रिया होती है प्रतिरक्षी प्रतिजन क्रिया, इसके द्वारा इसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अब ये प्रतिरक्षी होता क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि पूरा प्रतिरक्षी जितना बना है वो सारा प्रतिजन से क्रिया करे। इसमें क्या है, स्पेसिफिक जगह होती हैं, पार्ट्स होते हैं जहाँ से प्रतिरक्षी प्रतिजन से जुड़ता है और उसको नष्ट करता है। तो प्रतिरक्षी का ऐसा भाग जो प्रतिजन से जुड़ेगा, ये वाला भाग है जो प्रतिजन से जुड़ेगा, इसे हम क्या कहेंगे, पैराटोप। और प्रतिजन का ऐसा भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है और ये नष्ट हो जाएगा बाद में, तो ये कौन सा कहलाता है, एपिटोप। हम आगे देखेंगे इसमें प्रतिजन में जो जुड़ने के लिए जो स्थल है वो इसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। और ये संयोजकता है वो प्रतिजन में ऐसे स्थान है वो 1 से लेकर 100 तक भी हो सकते हैं कि इतने स्पेस पर क्या है, ये प्रतिरक्षी से जुड़ता है। तो अब ये बात बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी बॉडी में, चाहे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, जैसे हम मेरी करें या आप अपनी भी करें, कि हमारी बॉडी में जो बाहर से बैक्टीरिया या रोगाणु रोग कारक प्रवेश करता है, तो उस रोग कारक के प्रवेश के दौरान हमारी बॉडी में उपस्थित WBCs जो हमारा प्रतिरक्षा सिस्टम है, प्रतिरक्षा सिस्टम को बनाने वाली कोशिकाएं यही हैं। WBC में बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, भक्षकाणु, ये कोशिकाएं क्या करती है, हमारे बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिव करती हैं। बी लिम्फोसाइट्स से क्या बनती है, प्लाज्मा कोशिकाएं। प्लाज्मा कोशिकाएं क्या बनाती है, प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी होता क्या है, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिरक्षी क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि प्रतिरक्षी एक प्रकार के गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होते हैं जो बाहर से आए हुए प्रतिजन के साथ प्रतिरक्षी प्रतिजन क्रिया द्वारा या कोशिका मादित सेल अभिक्रिया होती है उसके द्वारा इसको क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं और व्यक्ति की जो शरीर है, बॉडी है, उसको प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं पहले प्रतिरक्षा विज्ञान। जैसे हमने बात की थी आनुवंशिकी की, आनुवंशिकता से संबंधित, आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित विज्ञान की शाखा जिसमें केवल आनुवंशिकी जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन करें तो क्या कहलाती है, आनुवंशिकी। उसी प्रकार क्या है कि विज्ञान की, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें प्रतिरक्षा से संबंधित कि कौन सा प्रतिरक्षा का अंग है, क्या कार्य करता है, कौन से प्रतिरक्षी होते हैं, कौन से प्रतिजन है, उससे संबंधित जो विज्ञान की एक शाखा है वो क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा में अब कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, यानी प्रतिरक्षा के लिए अंग कौन से हैं, तो उसमें हम देखते हैं यकृत है। अभी हमने देखा WBC यानी रक्त में WBC आते ही क्या होगा, इसमें लिम्फोसाइट्स हैं, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं हैं, भक्षकाणु कोशिकाएं हैं। फिर इसमें आगे आएंगी शरीर की बहुत सी कोशिकाएं हैं जो क्या करती है, प्रतिरक्षा का कार्य करती है। उसमें मुख्य हमसे अगर पूछा जाए कोई उदाहरण तो उसमें क्या आएगा, यकृत है, WBC हैं और अस्थि मज्जा। ये क्या है, क्या कार्य करते हैं, ये प्रतिरक्षा अंग हैं, प्रतिरक्षात्मक अंग, प्रतिरक्षात्मक अंग। अब हम देखते हैं प्रतिरक्षा के प्रकार। स्वाभाविक या इसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक, या इसे क्या कहेंगे, जन्मजात, यानी जो नवजात शिशु को उसके माता पिता से ही प्राप्त होती है, जन्मजात प्रतिरक्षा। और एक होती है उपार्जित, या इसे कहते हैं विशिष्ट। स्वाभाविक है, स्वाभाविक में जैसे सबसे पहला हम देखें भौतिक अवरोध, जैसे कि त्वचा है, श्लेष्मा, उपकला और पक्षमाभ। ये तो क्या है, भौतिक अवरोधक या प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अब हमारी जो त्वचा है वो क्या है कि बाहरी जो जीवाणु रोगाणु हैं उनके संपर्क में आती है, लेकिन इनको हमारे शरीर में प्रवेश करने नहीं देती है। श्लेष्म उपकला नासिका छिद्र में
श्लेष्म उपकला है वो क्या है, बाहरी हम कितने रोगाणुओं के संपर्क में आते हैं लेकिन उनको नासिका द्वारा या श्वसन क्रिया के दौरान शरीर में प्रवेश करने नहीं देती है। रासायनिक की बात करें तो जैसे अमाशय में पाया जाने वाला HCl, अमाशय में क्या पाया जाता है, HCl। ये क्या है, एक प्रकार का अम्ल है जो बाहरी भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसी प्रकार लाइसोजाइम आंसू है, उनमें ये एंजाइम होता है, वो भी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। और लार, अक्षरू यानी आंखों अंशरू है जो, और पसीना, ये भी किसका कार्य करते हैं, रासायनिक प्राकृतिक प्रतिरक्षा। फिर तीसरा टाइप है, इसमें हम ये देखते हैं जो भक्षकाणु प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तीसरा है भक्षकाणु कोशिकाएं, जैसे कि हमने बात की थी मैक्रोफेज है, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं हैं। ये क्या है, शरीर में जो निर्माण के दौरान डेड सेल्स हैं उनको भी नष्ट कर देती हैं और बाहर से आए हुए हानिकारक कोशिकाओं को भी नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो हमारे पास जो स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रतिरक्षा है उसमें आगे 3 टाइप। स्वाभाविक यानी जन्मजात, जो जन्म से ही हमें प्राप्त होती है हमारे माता पिता से। इसमें पहली क्या है, भौतिक, जिसमें त्वचा, श्लेष्म उपकला और पक्षमाभ। फिर है रासायनिक, आमाशय जैसे HCl लवण स्रावित करता है, लार, अश्रु, पसीना। और तीसरा क्या है, भक्षकाणु कोशिका, जिसमें मैक्रोफेज और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं आती हैं। उसके बाद है उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा। ये क्या है कि जब भी कोई प्रतिजन यानी प्रतिजन के रूप में कोई भी रोगाणु भी हो सकता है, जब किसी होस्ट या किसी परपोषी में प्रवेश करता है तो उसमें क्या बनते हैं, उसी से संबंधित प्रतिरक्षी बनते हैं। ये कौन सी प्रतिरक्षा कहलाती है, उपार्जित या विशिष्ट। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब है कि इसमें प्रतिजन प्रवेश से प्रतिरक्षी हमारी बॉडी में बनते हैं, प्रतिरक्षी बॉडी में बनते हैं। निष्क्रिय में क्या है, तैयार प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज हैं, तैयार प्रतिरक्षी को शरीर में सीधे ही प्रवेश करवाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है डिफ्थीरिया और टिटेनस के इंजेक्शन। ये कौन सी प्रतिरक्षा होता है, निष्क्रिय, कि इनके जो प्रतिरक्षी हैं वो तैयार प्रतिरक्षी को ही सीधे बॉडी में इंजेक्ट या प्रवेश करवाया जाता है। ये कौन सी प्रतिरक्षा होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। प्रतिजन बाहरी रोगाणु या पदार्थ। अणुभार कितना है, 6000 डाल्टन। रासायनिक संगठन हो कैसे बनते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड हैं, लिपिड हैं आदि। अब प्रतिजन है उस पर क्या होते हैं, 1 से लेकर 100 तक संयोजकता पॉइंट होते हैं, कहीं से भी जुड़ सकता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीजनी निर्धारक। जहाँ से ये किससे जुड़ेगा, प्रतिरक्षी से। प्रतिजन है किससे जुड़ेगा, प्रतिरक्षी से। इस पर ये जो पॉइंट है, ये संयोजकता है इसकी क्या कहलाती है, एंटीजनी निर्धारक। और प्रतिजन का ऐसा भाग जो स्पेसिफिक जहाँ से ये जुड़ेगा, ये क्या कहलाएगा, एपिटोप। प्रतिजन। दूसरी बात करते हैं हम प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी आपको बताया है क्या होते हैं, ये गामा ग्लोब्युलिन प्रोटीन, गामा ग्लोब्युलिन प्रोटीन। और इनका ऐसा स्थल जो प्रतिजन से जुड़ता है वो क्या कहलाता है, पैराटोप। अब क्या है कि प्रतिजन प्रतिरक्षी की क्रिया, यानी जब किसी प्रतिजन को नष्ट किया जाता है, मारा जाता है, उसके चरण हैं, उसके 4 चरण हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जब बॉडी में प्रतिजन प्रवेश कर रहा है तो उस प्रतिजन की क्या की जाती है, पहचान की जाती है कि ये बाहर से आया हुआ प्रतिजन है
या बॉडी के अंदर से ही प्रतिजन है। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये प्रतिजन कहाँ जाएगा, बी लिम्फोसाइट्स सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स कहाँ होती हैं, हमारे ब्लड की 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स। ये किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होती क्या है, हमारी बॉडी की सैनिक कोशिकाएं, यानी ये हमारे शरीर की क्या करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो ये बी लिम्फोसाइट्स को क्या करेंगी, एक्टिव करेंगी या क्रियाशील करेंगी। बी लिम्फोसाइट्स है, इसी के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, प्लाज्मा कोशिका को निर्माण करेगा या एक्टिव करेगा। इससे क्या बनेगा, यहाँ इसी से संबंधित इस प्रतिजन के रेस्पॉन्स में यहाँ क्या बनेगा, प्रतिरक्षी। अब ये प्रतिरक्षी क्या करेगा, इस जो बाहर से आया हुआ प्रतिजन है इसके साथ यहाँ इनकी कौन सी क्रिया होती है, प्रतिजन प्रतिरक्षी अंतर्निहित क्रिया। उससे क्या होगा, इस प्रतिजन को मार दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। ये कोशिका मादित प्रतिरक्षा भी होती है, इसमें यहाँ ऐसे भी बोलते हैं इसे कोशिका मादित प्रतिरक्षा। हालांकि क्या है, ये जो बात है कोशिका मादित वाली, ये क्या है हमारे अभी 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम में नहीं है, ये 12वीं के सिलेबस में आएगी। तो यहाँ केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी जब प्रतिजन बॉडी में प्रवेश करता है तो 4 चरणों के दौरान वो नष्ट हो जाता है। कि जैसे ही प्रतिजन आया उसी के रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी की बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं बहुत तुरंत एक्टिव हो जाएंगी। उनके एक्टिव होते क्या बनेंगी, प्लाज्मा कोशिकाएं। प्लाज्मा कोशिकाएं उसी के रिस्पेक्ट में क्या बनाएंगी, प्रतिरक्षी। और ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के विशिष्ट स्थलों से जुड़ेगा। तो प्रतिजन का भाग तो एपिटोप होगा और प्रतिरक्षी का पैराटोप, जहाँ से दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये प्रतिरक्षी उस प्रक्रिया करके उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ये 4 चरण में हमें करनी है। थैंक यू।